मेरी आवाज आ रही है गाइस? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, क्लास में जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आकांक्षा मैम, मंजू गुप्ता मैम, अशोक जी, चतुर्भुज, नायक सर, हुमेरा शेख मैम, कुणाल सर और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं, इकट्ठा हुए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 को समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए, आप सभी का बहुत अभिनंदन, आभार प्रेषित करता हूं। गाइज, आज हम पर्यावरण स्टार्ट करेंगे और मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाता हूं तो एडवांस में टॉपिक लिख देता हूं ताकि आप अपनी मानसिकता उस तरह से, जो आपका टेम्परामेंट है वो उस हिसाब से आप बना करके आए। क्योंकि हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे और रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने आपको कई तरह की बातें बताई पिछले हफ्ते, रिसर्च के डेफिनेशन से लेकर और रिसर्च के सारे टाइप्स से लेकर के स्टेप्स ऑफ रिसर्च यानी शोध के चरण से होते हुए हमने रिसर्च एथिक्स और हाइपोथेसिस और रिसर्च डिज़ाइन ऐसे कई सारे विषयों पे प्रकाश डाला कि हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना क्या होता है और परिकल्पना के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो सिंपल हाइपोथेसिस हो, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हो या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हो या आपका ऑल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, तो कई तरह की बातें हमने की, बहुत तरह की बातें हमने की उसमें। आज जो विषय हम करेंगे वो पर्यावरण का है, क्योंकि पेपर 1 टोटल 10 यूनिट्स का बनता है और मेरा ये प्रयास रहता है गाइस कि आप जब मेरे क्लास में 1 घंटे आते हो, अपने बड़े ही व्यस्ततम जो भरा जो आपका जीवन है, बहुत बिजी शेड्यूल है, सभी लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग जॉब नहीं भी करते हैं, फिर भी बहुत सारा कार्य है, तो इस व्यस्त शेड्यूल में आप मेरे पास आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस 1 घंटे में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूं और इतना मैं आपको कराऊं कि पेपर 1 अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो आप हर दिन मेरे साथ जुड़ते हो इस उम्मीद और इस आशा के साथ कि मैं आपको पेपर 1 में कम से कम इतना तैयार कर दूं कि आपको बहुत अधिक एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, मतलब अतिरिक्त ना पढ़ना पड़े। और ऐसा ही इस क्लास के माध्यम से होता भी है। इस क्लास में आप हर दिन आते हो, चीज़ों को सुनते हो, श्रवण करते हो, क्वेश्चन पेपर भी हम लोग डिस्कस करते ही हैं हर दिन, करीब 10 की संख्या में क्वेश्चन भी मैं बनवाता हूँ अब। तो मैं समझता हूँ कि आपका पेपर 1 बुलंद हो जाता है, बहुत अच्छी स्थिति में आप आ जाते हैं और आप मतलब 50 में 40 और उससे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, ऐसी स्थिति आपकी बन जाती है। क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, जुलाई में आपकी परीक्षा होनी है, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का आज 8 तारीख है, तो पूरा करीब जुलाई में ही होगा पेपर, अभी तक फॉर्म्स आए नहीं है, तो जुलाई में आपका परीक्षा होगा। ऐसे में समय है हमारे पास, तो पूरा सिलेबस हम लोग अप्रैल में ख़त्म कर देंगे, अप्रैल लास्ट तक मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम हमारे जो थियोरेटिकल पोर्शंस हैं वो हो जाए और उसके बाद हम लोग पूरा मई रिवीजन करेंगे, जून में भी रिवीजन करेंगे, मतलब पूरे 10 के 10 यूनिट को फिर से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि एग्जाम से पहले मैं 3 बार पूरे सिलेबस को कवर करता हूँ, 3 बार, थ्राइस। तो अभी तो पहली बार ही चल रहा है, क्योंकि नए सिरे से हमने स्टार्ट किया तो पहली बार ही चल रहा है, बट एक बार पूरा सिलेबस अभी अप्रैल लास्ट तक हो जाएगा तो मई और जून पूरा हम लोग रिवीजन करेंगे, कम से कम 2 बार और पूरे 10 के 10 यूनिट्स को, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है क्योंकि सारी चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं इंक्लूडिंग क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो अब गाइस हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कुछ प्रश्न हम लोग आपस में बनाएंगे, बातचीत करेंगे, जो 2021, 22, 23 में आपका पूछा गया है उसको हम लोग चर्चा परिचर्चा का करेंगे अभी। और उसके बाद पर्यावरण यानी पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट जो हमारा टॉपिक है, मानव विकास तथा पर्यावरण, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस सेशन। आर यू ऑल रेडी? Yes, sir. चलिए, जी सर। तो मैं आपके साथ गाइस स्क्रीन अब शेयर कर रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएं। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है कि दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, या दोनों सही है। ठीक है ना, तो दोनों के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है
पहला स्टेटमेंट कहता है कि वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग इज दैट एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रेदर देन अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। यानी कहता है गाइस कि टीचिंग, हम सभी लोग शिक्षण की व्यवस्था में हैं, तो टीचिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं गाइस हमें अपने जीवन के लिए भी मतलब ज्ञान दे कि हम अपने लाइफ को कैसे मीनिंगफुल बनाएं, हम अपने जीवन को कैसे मीनिंगफुल बनाएं। ये भी टीचिंग का एक उद्देश्य है, पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ। तो ये पहला कथन है कि हमारा जीवन प्रगतिशील हो, प्रोग्रेसिव हो, ये भी टीचिंग का एक उद्देश्य है। दूसरा कथन कहता है अकॉर्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। यानी कि शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। यानी ये कह रहा है गाइस कि आज के समय में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो क्या डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, मतलब स्टूडेंट को भी पूरा अधिकार हो कि वो टीचर से क्वेश्चन पूछ सके, आंसर मांग सके, क्वेरी डिस्कस कर सके। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या लगता है आपको? विच वन इज करेक्ट? A is correct. A is correct. Sir, option number A is correct, sir. Both Yes, sir. बताइए Option A. क्या होना चाहिए? second and true. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए होना चाहिए। दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट और असर्शन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, आजकल इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे यूजीसी नेट में। मुझे लगता है 50 में कम से कम नहीं भी तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। तो इसका एक फायदा क्या होता है? इसका एक फायदा यही होता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कुछ नेगेटिव ऐसा भाव नहीं आ रहा, कुछ नकारात्मक भाव नहीं है, तो फिर हम मान सकते हैं कि स्टेटमेंट सही है ना, अनटिल एंड अनलेस स्टेटमेंट में कुछ नेगेटिव परसेप्शन या नेगेटिव व्यू पॉइंट ना हो। तो ये भी एक तरीका है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है जो समझ में भी नहीं आता, तो वहां पे फिर आप ऐसा तुक्का कह लो या ऐसा ट्रिक लगा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, आप देख सकते हो, असर्शन कहता है मैनकाइंड्स इंटरेक्शन विद अर्थ हैज लेड टू अ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स इकोसिस्टम टू एन इंक्रीजिंगली डिग्रेडेड इन्वायरमेंट। यानी गाइस मानवता और प्रकृति के अन्योत्र ने उच्च स्तरीय और विविधतापूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को और भी ज्यादा खराब वातावरण में परिवर्तित कर दिया है। कहने का मतलब ये है गाइस कि आज के समय में जो हम लोग माने मैनकाइंड, मतलब इंसान जो गाइस आज के समय में पृथ्वी और प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, यानी इंसान का जो प्रकृति के साथ एक कह लो कि इंटरेक्शन इतना ज्यादा बढ़ा है, इस वजह से क्या लगता है कि पर्यावरण बहुत दूषित हुआ है, वातावरण खराब हुआ है, बदतर हुआ है, वर्स्ट स्थिति में चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान का इंटरेक्शन पर्यावरण और पृथ्वी के साथ आजकल बहुत ज्यादा हो गया। रीजन कहता है मैनी ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अर्थ एनवायरमेंट आर इरिवर्सिबल। कि आज के जमाने में गाइस जितना भी आप देख रहे हो ना कि धरती के वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो इरिवर्सिबल है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या एयर पॉल्यूशन हो रहा है या ओजोन में छेद हो रहा है, तो क्या लगता है कि ये सारे इरिवर्सिबल है, यानी एक बार अगर खत्म हो गया तो फिर हम इसको रिगेन नहीं कर पाएंगे। खत्म मतलब खत्म, फिर से हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आपको? विच वन इज करेक्ट? Sir, A is correct. Sir, option number A, sir. A is correct. Both Yes. A and R true, and R is the correct explanation of A. तो क्या आपको लगता है कि पर्यावरण में जो भी आजकल मतलब चल रहा है गड़बड़, वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा? ऐसा है क्या? ऐसा है? मैं भी जानना चाह रहा हूँ, कई लोग हैं, नहीं बताइए है। प्लीज। नहीं होगा सर। नहीं होगा तो अच्छा, तो ये तो C मतलब होगा बड़ी सर। गड़बड़ बात है। A is true but R is false. Changes मतलब अधिकतर चेंजेस के लिए बोल रहा है ना, वो सारे तो नहीं बोल रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे ये यही चीज है इसमें गाइस, ऑल चेंजेस नहीं बोला है, मैनी ऑफ द का मतलब समझते हैं? मैनी ऑफ द मतलब ऑलमोस्ट 40 to 50%। तो गाइस 40 to 50% तो मान के चलो कि जो एक बार हम खराब कर देंगे वो दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, सॉयल, जो हमारा मिट्टी है, आपको पता है हम लोग मिट्टी को कितना आसानी से लेते हैं ना, हमें लगता है कि यार जहां देखो मिट्टी ही है। तो हम लोग मतलब जो इंडियंस हैं या जिनको बहुत ज्यादा मिट्टी या एग्रीकल्चर के बारे में ज्ञान नहीं है, तो हम लोगों के मन में क्या आता है कि अरे यार मिट्टी तो हर जगह होता है, कौन सी बड़ी बात है।
पर गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो मिट्टी होता है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में ना 2500 साल लगता है। 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 2500 साल लगता है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो सॉयल इरोजन आप देखते हो, सॉयल इरोजन मतलब जैसे बाढ़ आता है, कई जगह पे बाढ़ आता है, या फिर बहुत तेज बारिश आती है, तो क्या होता है, एक जगह का जो माटी है वो बह के दूसरी जगह चला जाता है। जब भी बारिश बहुत तेज आती है तो एक जगह की माटी बह के दूसरी जगह चली जाती है, माने फर्टिलिटी जो है एक 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 जगह की दूसरी जगह चली गई, क्योंकि मिट्टी बह के कहीं और चला गया। तो ऐसी स्थिति में गाइस मिट्टी का फर्टिलिटी को रिगेन करना बहुत ही कठिन है। इवन आज के टाइम पे जो आप देख रहे हो ना, सेव सॉइल मूवमेंट, आज के समय में भारत में एक आंदोलन चल रहा है, पर्यावरण विद जो है, पर्यावरण जिसको आप एनवायरमेंटलिस्ट कहते हो ना, वो लोग चला रहे हैं सेव सॉइल मूवमेंट, यानी मिट्टी बचाओ आंदोलन। तो उसमें यही है, उसमें यही बताया जा रहा है मिट्टी की महत्ता को, क्योंकि इस मिट्टी ही अल्टीमेटली तो मिट्टी से ही खाना मिलता है ना। मिट्टी अगर नहीं होगा तो सब्जी फल फूल कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, ह्यूमन लाइफ ही खत्म हो जाएगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिट्टी में मतलब खुलेआम जहर मिला रहे हैं, खुलेआम, बिना किसी सोच समझ के, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, है ना, और भी कई तरह के खाद, यूरिया, बिना ये सोचे समझे कि भैया वो जो मिट्टी एक बार बंजर हो जाएगी ना, तो हजारों हजार साल तक उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं गाइस कि कुछ ऐसे बदलाव हैं, कुछ ऐसे बदलाव हैं जिसको ठीक होने में 2000-3000 साल, मतलब क्या होता है, एक तरह से मान लो इरिवर्सिबल, क्योंकि 3000 साल किसने देखा है, नहीं हम देख पाएंगे, नहीं आप देख पाएंगे, हमारा आने वाला 20-25 जनरेशन भी 3000 साल नहीं देख पाएगा। तो ऐसे में हम मान सकते हैं, तो हम कह सकते हैं गाइस इस तर्ज पे कि बोथ आर ट्रू, है ना, बोथ आर ट्रू। और ए ऑप्शन हो सकता है इसका वैसे, क्योंकि पहले में भी तो यही कह रहा है ना कि मैन काइंड इंटरेक्शन, तो ए इसका हम मान सकते हैं आंसर, ए होगा इसका, क्योंकि एसर्शन और रीजन इंटरकनेक्टेड है, मतलब इंटर रिलेटेड है, तो ए मान सकते हैं हम, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे फिर से गाइस देखिए, स्टेटमेंट और असर्शन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है आपसे। असर्शन कहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्रोसेस लिंक्ड एंड डायरेक्टेड एट रेजिंग मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट लेवल्स इन लर्निंग। फॉर्मेटिव का मतलब आप सब लोग जानते हो, फॉर्मेटिव मतलब क्या होता है गाइस, इमीडिएट फीडबैक। जैसे आजकल यूनिट टेस्ट होता है ना, या मान लो क्लास में मैं सडन टेस्ट ले लेता हूँ, क्लास चलते चलते मैंने आपसे टेस्ट ले लिया, 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए, ताकि पता लग जाए कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितनी आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्रोसेस लिंक्ड एंड डायरेक्टेड एट रेजिंग मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट लेवल्स इन लर्निंग। यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्या प्रोसेस लिंक्ड है, यानी एक प्रोसेस के थ्रू होता है, और उससे कहीं ना कहीं हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, और जो लर्निंग में जो है हमारा इंगेजमेंट बढ़ता है, माने हम ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं, क्या ऐसा होता है। और रीजन कह रहा है द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स, यानी निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन अधिगम परिणामों में गुणवत्ता की सुधार लाना है। यानी कहीं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, उसका मेन उद्देश्य होता है कि लर्निंग यानी ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आए, रिजल्ट अच्छा है, परिणाम केंद्रित होता है। तो क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? सर ए Sir, option number first, sir. इज करेक्ट। बताइए। क्या होना चाहिए, ए बी सी डी, क्या होना चाहिए? ए सर। ए, हाँ ए ठीक है, ए ठीक है वैसे। हाँ, इसका आंसर बताइए गाइस। क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट्स, रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस दैट आर नैरो एंड मेजरेबल वुड मार्क द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच रिसर्च टाइप। यानी गाइस पर्पस स्टेटमेंट बनाना, रिसर्च क्वेश्चन बनाना, हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है, तो ये कौन से रिसर्च टाइप में आता है? नैरेटिव रिसर्च में, एथनोग्राफिक रिसर्च में, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? एक्सपेरिमेंटल डी लग रहा है, फोर ऑप्शन। प्रयोगात्मक शोध। यस सर, ऑप्शन डी। D. Yes, sir. Option number D, sir. Experimental research. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Yes, sir.
यानी पर्पस स्टेटमेंट्स बनाना या रिसर्च क्वेश्चन बनाना, हाइपोथेसिस बनाना। एथनोग्राफिक का मतलब क्या होता है? दैट इज रिलेटेड टू कल्चर या एथनिसिटी, संस्कृति आधारित जो शोध होता है। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब बेसिक रिसर्च हो गया। नैरेटिव रिसर्च भी मतलब ये होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसका करेक्ट आंसर है वैसे, ठीक है, इसका डी फॉर दिल्ली ही होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यानी प्रयोगात्मक शोध में हम लोग हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन या प्रयोजन का कथन कि भाई रिसर्च का पर्पस क्या है, ये सब क्लियर करते हैं। इसका आंसर बताइएगा। सर ऑप्शन डी है ना इसका आंसर? एक्सपेरिमेंटल होगा प्रयोगात्मक शोध। जी। एक और क्वेश्चन बताइएगा, इसको मैच करिए। तो कंप्यूटर के कुछ टर्म्स हैं, उसको उसके डेफिनेशन में लगाना है। पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और फिर है सीआरटी। तो किसका किससे मैच होगा? सी ऑप्शन। Sir, option number D. ऑप्शन नंबर डी यानी ए का 3 होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. External memory. जी सर। थर्ड और बी का सेकेंड रैम का होगा सर वायलेट मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी। यस सर, वायलेट मेमोरी। और तो सर डी सी का सर फोर्थ होगा नॉन रिटेबल मेमोरी। और डी का फर्स्ट होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हाँ, सीआरटी का तो फुल फॉर्म भी होता है ना, कैथोड रे ट्यूब। जी सर। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब, RAY रे ट्यूब। तो ये तो डिस्प्ले जैसे मॉनिटर होता है ना, उसी को बोलते हैं सीआरटी। एक काइंड ऑफ मॉनिटर टाइप का होता है। तो स्क्रीन होता है ना, स्क्रीन, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो डी का तो 1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर फिर डी होना चाहिए ना, जी क्योंकि हार्ड डिस्क तो देखो बाहर से ही लगाते हो ना आप, एक्सटर्नली लगाते हो। इनबिल्ट तो आता नहीं है, हार्ड डिस्क तो अलग से लगाना पड़ता है ना कंप्यूटर में, तो एक्सटर्नल होता है वो। रैम जो है आपका वो वॉलेटाइल होता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी है ना रैम, तो वॉलेटाइल होता है। जबकि रोम क्या होता है गाइस? नॉन राइटेबल मेमोरी। और सीआरटी एक तरह का डिस्प्ले यूनिट है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, डी होगा, डी करेक्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन और बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे गाइस देखो एसर्शन और रीजन है। एसर्शन में कह रहा है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एज प्रोवाइडेड बाय आईसीटी बेस्ड गैजेट्स इज इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग मटेरियल। यानी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो आईसीटी के द्वारा सपोर्टेड होता है ना, आज के समय में जो आईसीटी हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो क्या उसका मेन इंटेंशन ये होता है कि लर्निंग को बढ़ाया जाए, आउटकम आए और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े टीचिंग लर्निंग में। रीजन कह रहा है कि एनी मीनिंगफुल सपोर्ट इन टीचिंग हैज टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन ऑगमेंटिंग लर्निंग कंडीशंस एंड आउटकम्स। यानी अध्यापन संबंधी हर सार्थक सहायता समर्थन अधिगम की परिस्थितियों और परिणामों के संवर्धन में उपयोगी होनी चाहिए। यानी गाइस टीचिंग में जो भी सपोर्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं लर्निंग कंडीशन को बढ़ाता है। आज के समय में जो भी हम लोग टीचिंग सपोर्ट्स यूज कर रहे हैं ना, चाहे वो कंप्यूटर या प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड या जो भी, तो कहीं ना कहीं वो टीचिंग को क्या कर रहा है? बेहतर बना रहा है, आउटकम आ रहा है ज्यादा से ज्यादा। क्या होना चाहिए आंसर? A is right. Sir, option number A and R correct, and R is the correct explanation of A. इसका भी ये हो सकता है, वैसे यही होगा। ऑप्शन ए। चलिए, तो यही था गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम लोग अपने गाइस विषय पे आ जाते हैं, क्योंकि आज हमारा विषय है पर्यावरण। पर्यावरण आज का हमारा विषय है, और ये यूनिट नंबर 9 हमारा है। बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुल 5 से 6 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चंस भी आते हैं इस पर्टिकुलर इकाई से। तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा की दृष्टि में। तो पर्यावरण क्या है, सबसे पहले ये समझिए।
गाइस आप सभी को पता है कि आज के समय में डेवलपमेंट, अभी मैं आपको एक कहानी, सभी को पता है कि अभी 4 दिन पहले क्या हुआ कि हैदराबाद, तेलंगाना में एक जगह है, तेलंगाना में एक जगह है हैदराबाद, आप सब लोग जानते हो। और हैदराबाद में हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी नाम आपने सुना है, बड़ी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है। जैसे JNU DU है, वैसे ही हैदराबाद विश्वविद्यालय का भी बहुत नाम है, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। और हैदराबाद विश्वविद्यालय जंगलों के बीच बसा हुआ है। कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप पाएंगे कि उसके आसपास मतलब बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि शायद कोई इंसान खो जाए। तो अभी आनन फानन में क्या हुआ कि आप सबने देखा होगा यूट्यूब पे और न्यूज में, अगर पेपर पढ़ते हैं तो अभी 4 दिन पहले क्या हुआ कि उस जंगल का रातों रात क्या हुआ ना कि सरकार ने, वहां की सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास की जो जमीन थी, मतलब जमीन का मतलब है जंगल, तो उस जंगल का करीब 25% रातों रात सफाया करा दिया, बुलडोजर लगा के, बुलडोजर और मशीन लगा के। और क्योंकि अभी छुट्टी चल रही थी, एग्जाम वगैरह हो गया था, बच्चे हॉस्टल में थे नहीं, तो करीब करीब विश्वविद्यालय खाली था, बच्चे वहां कम थे या नहीं थे। तो रातों रात क्या किया सरकार ने वहां पे, क्योंकि एक IT कंपनी बननी थी, क्या बनना था, IT कंपनी, है ना। तो IT कंपनी बननी थी तो भैया उसको जगह चाहिए, जगह चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, जंगल काट के मिलेगा। अच्छा, जंगल अगर सुबह में काटिएगा तो मीडिया आ जाएगी, स्टूडेंट भी विरोध करेंगे कि भाई जंगल है, पर्यावरण है, मत काटो। तो वहां की सरकार ने क्या किया, रातों रात करीब 25% जंगल सफाया कर दिया था, और आगे और कर रहे थे। तब तक क्या हुआ, सुबह हो गया, कुछ कुछ लोगों की, वहां ग्रामीण जो थे उनकी नजर पड़ गई, उन्होंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो बना दिया, फिर वो वीडियो वायरल हो गया, फिर वो इतना वायरल हो गया कि वो पूरे देश में फैल गया, फिर वो कोर्ट पे चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में उस पर स्टे लगा दिया। आनन फानन का मतलब है कि त्वरित उस पर कर दिया कि भैया इसको रोको, अब एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए, उस पर स्टे लगा दिया। और सरकार से जवाब मांगा है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने रातों रात बुलडोजर चलवा दिया और रातों रात करीब 25% जंगल मतलब सफाया कर दिया। आपने यूट्यूब पे कुछ रील वगैरह भी देखा होगा जिसमें कई सारे मोर, पक्षी, जानवर भाग रहे हैं, है ना। आप में से कई लोगों ने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाया था, परसों मैंने देखा। तो सभी लोगों को इसकी जानकारी है कि ऐसा हुआ है देश में, अभी 4 दिन पहले की खबर है। कहने का मेरा सेंस ये है गाइस कि आज के समय में पर्यावरण एक बड़ा ही अलार्मिंग इशू है। पर्यावरण एक ऐसा इशू है कि देश में अगर एक पेड़ भी कटता है ना, तो हमें मतलब देश को पता लग जाता है कि कहीं पे 2-4 पेड़ कट गए, क्योंकि हम लोग गाइस बहुत सफर कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि आज के समय में पर्यावरण कितना मतलब अलार्मिंग भी है और कितना सेंसिटिव स्टेज में जा चुका है। हमें एक तो अच्छी हवा नहीं मिल पा रही, अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा, खाना खा रहे हैं तो केमिकल वाला खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हो तो केमिकल वाला खा रहे हो, बाजार में जाके फ्रूट्स लेते हो। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था तो उसमें पता लगा कि जो अंगूर का मौसम, क्योंकि अभी अंगूर का मौसम चल रहा है और हम सभी लोग अभी अंगूर खाते हैं क्योंकि ये मौसम अंगूर का है, ग्रेप्स का है। तो अभी एक वीडियो देख रहा था परसों, काफी वायरल हुआ, तो उसमें आ रहा था कि अंगूर में उसको कलर मतलब वो हरा करने के लिए अंगूर को तोड़ करके और पहले उसको पूरा केमिकल में मिलाया जा रहा था फैक्ट्री में, और उसके बाद उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। इसका मतलब कि हम और आप जो अंगूर खाते हैं, अगर हम लोग उसको अच्छे से गर्म पानी में नहीं धोते ना, तो डायरेक्ट हम अंगूर के साथ साथ बहुत सारा जहर माने केमिकल भी खा रहे हैं। और इसी वजह से आप देख रहे हो कि हमारा स्टेमिना कम हो रहा है, हम लोग समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, और हमें पता भी नहीं लगता कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है। हम लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि यार हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर अचानक से बीमारी कैसे हो गई। किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी को स्किन डिजीज हो जा रहा है, किसी को एलर्जी हो जा रहा है, किसी को बहुत इरिटेशन होता है। तो हम लोग बड़े कंफ्यूज रह रहे हैं आज के टाइम में कि हो कैसे रहा है। खाना प्रॉपर खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, तो रीजन यही है गाइस कि आज के समय में पर्यावरण की स्थिति ऐसी हो गई ना, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हो गया, उसका उद्योगीकरण इतना हो गया कि हर चीज में केमिकल है, हर चीज में केमिकल है। हमको आपको लगता है कि हम और आप ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं, बट उसमें भी केमिकल है। तो ऐसे में पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ना, पढ़ाना और साथ के साथ हम लोग अवेयर हों, जागरूक हों, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, पर्यावरण पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी, आज से 100 साल पहले भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज में थी, पर भारत में तो कम से कम नहीं थी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, अभी भी है, पहले और भी ज्यादा था, क्योंकि हमारे यहाँ के 90% लोग खेती ही करते थे 1990 और उससे पहले तक। 1990 और उससे पहले तक भारत का करीब 90% जो जनता है वो खेती ही करता था। हमारे आपके सबके बाप दादा किसान ही थे, सभी के करीब करीब 90% लोगों के जो एंसेस्टर थे वो करीब करीब किसान ही थे,
क्योंकि हमारे यहाँ 100 में 90 लोग किसान था, खेती करता था, जमींदारी थी। बट गाइस पिछले 40 वर्षों में क्या हुआ, जब से ग्लोबलाइजेशन आया, डेवलपमेंट आया, बड़ी बड़ी कंपनीज आई, आईटी सेक्टर आया, सबको जॉब चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, तो हमने क्या किया, जंगल को एक तरफ से काटना स्टार्ट किया। क्योंकि हमें क्या चाहिए, जमीन, लैंड एक्विजिशन। तो लैंड कहाँ से मिलेगा भैया, जंगल को काट के। जंगल काटोगे तो आईटी कंपनी लगेगा, जंगल काटोगे तो ऑटोमोबाइल कंपनी, मतलब आप समझ सकते हो। मिला जुला के कहने का मतलब इतना ही है गाइस कि विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हमें पर्यावरण को खत्म करना पड़ेगा। और हम डेवलपमेंट करते करते ये भूल गए कि भाई बिना पर्यावरण के लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो जीवन नहीं बच सकता। जीवन तभी होगा जब पर्यावरण होगा, यानी कहीं ना कहीं ह्यूमन और प्लांट, हम दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। क्योंकि आप देखिए ना, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हमको आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, इस पेड़ से ही तो मिलता है। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप सांस लेते हो ऑक्सीजन, छोड़ते क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम और आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस छोड़ते वक्त, वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन खाता है, उसको कंज्यूम कौन करता है, पेड़ करता है। इसका मतलब प्राकृतिक रूप से पेड़ और इंसान क्या है, एक दूसरे का कहीं ना कहीं साथी है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। दोनों का एक दूसरे के बीच गवारा नहीं है, नहीं चलेगा काम। यही कारण है ना, आज आप देखते हो कि भारत में कई लोग मान लीजिए कि मजाक बनाते हैं या उसको अंधविश्वास से जोड़ते हैं, पर हमारे पूर्वज कितने विजनरी थे, उनको पता था कि 21वीं शताब्दी में ऐसा होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले ही पीपल के पेड़ को देवी देवता का दर्जा दे दिया। उन्होंने क्या किया, तुलसी में कहा कि भाई तुलसी में रोज जल देना, उगते हुए सूरज को जल देना, पेड़ पौधे में जल देना, बेलपत्र में जल देना। आप देखते हो भारतीय संस्कृति में जब आप देखते हो तो आप कई लोग हंसते हैं कि देखो भारत में लोग कितने गधे हैं, ये तो पेड़ को जल दे के सोच रहे हैं भगवान को जल दिया। लेकिन हमारे पूर्वज बड़े विजनरी थे, उनको पता था कि आने वाले समय में मनुष्य अपने लोभ और लालच के लिए ये ना ही पीपल का पेड़ को कुछ समझेगा, ना ही बरगद को कुछ समझेगा, और ना ही तुलसी को समझेगा, ना ही किसी पेड़ को समझेगा, सारा काट कूट के बराबर कर देगा। यही रीजन था कि हमारे फोर फादर ने क्या किया, सभी को अध्यात्म से कनेक्ट किया, ताकि गाइस इसी बहाने तो रक्षा होगा, इसी बहाने तो आप पीपल को बचाइएगा, इसी बहाने तो आप बरगद को बचाइएगा। आज भी आप जाइएगा गांव वगैरह में, इवन मैं अपने होम टाउन में, मेरे घर के पास, आप विश्वास करिए कि आज से मतलब ऐसा कहा जाता है कि 250 साल पुराना बरगद का पेड़ है। मतलब मेरा जहाँ होम टाउन है वहीं पे करीब उसी के 100-200 मीटर के रेंज में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। तो लोग ऐसा बताते हैं कि ये मतलब करीब 1800 के आसपास, 1850 के, मतलब 150-200 साल पुराना है, आज भी वो है। अब कई लोगों की नजर उस पर रहती है कि भाई वो पेड़ कट जाएगा तो लकड़ी बिक जाएगा, बहुत पैसे हो जाएंगे, है ना। क्योंकि लोग क्या है, लोभ लालच में आके हम लोग पर्यावरण को काटते हैं। तो इसके लिए गाइस हमें बहुत आवश्यक है इस चीज को समझना कि विकास यानी डेवलपमेंट तो खैर जरूरी है, डेवलपमेंट नहीं होगा तो कैसे लाइफ स्टाइल बेहतर होगा। पर डेवलपमेंट करते हुए गाइस अगर हम पर्यावरण का भी ख्याल करें, अगर हम पर्यावरण को भी ध्यान में रखें तो बहुत अच्छा होगा। यानी हम जो भी करें वो इको फ्रेंडली करें। अगर हमें घर बनाना है, हमें अपार्टमेंट बनाना है, सोसाइटी बनानी है, अस्पताल बनाना है, तो गाइज हम लोग पर्यावरण का भी चिंता करें। हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि पर्यावरण भी ना मरे और भैया डेवलपमेंट भी हो जाए। क्या दिक्कत है, साथ के साथ साइमल्टेनियसली दोनों की चिंता करते हैं। और आपने देखा कि आज गाइज पर्यावरण हमारे देश में इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इस बार दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि वो यमुना साफ नहीं करवा पाए। तो अब हमारे देश में सरकार बनती और बिगड़ती भी नदी पे है। ये याद रखिएगा कि आज के समय में भारत की जनता और भारत में पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण हो गया कि हमारे यहाँ पे सरकार बनती और गिरती भी है इसके नाम पे। और दिल्ली इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी पिछले महीने ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आज से 5 साल पहले ये वादा किया था, आज से 5 साल पहले मतलब 2020 में ये वादा किया था कि इस बार सरकार बनी तो यमुना को साफ कर देंगे, इतना साफ कर देंगे कि आप भी डुबकी लगाइएगा और साथ के साथ यमुना का पानी लेके आप घर भी जा सकते हैं। बट गाइस 5 साल बीत गया, यमुना साफ नहीं हो पाया और स्थिति बदतर हो गई, नाला के समान हो गया। और इसलिए अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली का चुनाव हार गए। समझ रहे हैं बात को? तो आप समझ सकते हो गाइस कि आज के समय में पर्यावरण क्या हो चुका है हमारे देश में। हम और आप अब वोट भी पर्यावरण के नाम पे देने लगे। सरकार बनती और बिगड़ती दोनों पर्यावरण पे है। और आने वाले समय में गाइस जो सरकार पर्यावरण की बात करेगी, पर्यावरण को ठीक करने का उसके पास मैकेनिज्म होगा, ऑब्वियस सी बात है राज वही करेगा, क्योंकि हम सभी लोग परेशान हैं।
हमें अच्छी हवा नहीं मिल रही, अच्छा पानी नहीं मिल रहा, ठीक है, नाला का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो जो गवर्नमेंट इसकी बात करेगा, इसके लिए काम करेगा, वही राज करेगा भारत में, क्योंकि जो स्थिति आज के समय में है। तो ऐसे में गाइस अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं तो 1969 में एक रिपोर्ट आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये यूएन की रिपोर्ट थी। यूएन क्या है गाइस? एक इंटरनेशनल एजेंसी है। यूएन क्या है? इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो, एजेंसी कह लो, जिसका काम है कि वो पूरे वर्ल्ड पे नजर बना के रखता है। वो एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है। वहां पे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो पूरे विश्व को देखते हैं कि भाई विश्व में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तो यूएन ने 1969 में एक सर्वे कराया और पर्यावरण पे, और उन्होंने पाया कि बहुत मतलब बदतर स्थिति में पर्यावरण जा रही है। सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंट क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ऐसा यूएन की रिपोर्ट में आया 1969 में। और पहली बार, अगर गाइस आज से आप 2000 साल पहले तक जाइएगा ना, आज से 2000 साल पहले तक जाइएगा ना, तो ऐसी इन्वायरमेंटल कंसर्न देखने को नहीं मिली थी जो आज 21st सेंचुरी में हम और आप देख रहे हैं। यानी आज से 2000 साल, 2500 साल पहले तक अगर आप चले जाएंगे तो ऐसा कोई सा भी शताब्दी नहीं था, ऐसी कोई सेंचुरी नहीं रही जहां पे पर्यावरण को लेकर के इतनी बड़ी चिंता, इतना बड़ा समस्या खड़ा हो गया हो। तो यूएन ने इसको लेकर के गाइस बहुत चिंता व्यक्त किया और कहीं ना कहीं मीटिंग बुलाई, विश्व के तमाम देशों की मीटिंग बुलाई। आपको पता है गाइस कि विश्व में 200 से ज्यादा देश हैं। छोटे और मोटे हर तरह के देश को मिलाइएगा तो 252 है, क्योंकि अफ्रीका में भी कई सारे छोटे और मोटे देश हैं। तो 252, वैसे 205 बड़े देश हैं। तो हम मान सकते हैं कि 200 से ज्यादा देश हैं पूरे विश्व में, मुल्क हैं। तो सभी की बैठक बुलाई और उसमें सभी को ये बताया कि बहुत ही बड़ा मतलब समस्या बनकर के सामने आया है पर्यावरण, और आप सब लोग इसके लिए अपना कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगाइए, वरना आने वाला समय बहुत मतलब जानलेवा होगा, बहुत जानलेवा होगा, और उसको फिर हम रोक नहीं पाएगा कोई। तो ऐसे में गाइस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल निकल के सामने आया। ये जो आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल देख रहे हो, ये 2000 में भारत सरकार को यूएन के द्वारा सौंपा गया था। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र, जो कि एक बहुत बड़ी एजेंसी है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें इसके मेंबर हैं और इसके मतलब एग्जीक्यूटिव के नाते काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो भारत को भी कहा गया कि भाई सन 2000 में, उस समय पे वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे ना देश में, तो उन्हीं के नेतृत्व में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का काम हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ 2000 में। तो 8 गोल्स कहे गए। कितने गोल्स कहे गए? 8। तो 8 में गाइस कौन कौन सा गोल हमें यूएन ने दिया? भारत की स्थिति को देखते हुए ये 8 गोल हमें मिला। जैसे पहला गोल हमें मिला था कि हंगर और पॉवर्टी को खत्म करिए, यानी एंडिंग हंगर एंड पॉवर्टी। इट मीन्स कि भारत देश से भूखमरी और गरीबी को जीरो करिए। आपको पता है गाइस कि हमारे देश में गरीबी कितनी रही है? अच्छा, हमारे देश में मूवी भी पहले क्या बनती थी? रोटी, कपड़ा और मकान। आप देखिए 1990 का एक बड़ा पॉपुलर मूवी है रोटी, कपड़ा और मकान। एक मूवी आया दूध का कर्ज। आप सोचिए गाइस कि भारतीय सिनेमा में भी ऐसी मूवी बनती थी कि दूध का कर्ज, इवन गाना भी था, दूध का कर्ज निभाना, ओ मेरे मुन्ने राजा, ऐसा करके गाना भी है, ओ मेरा मुन्ना राजा मेरे दूध का कर्ज निभाना अपनी। तो कहने का मतलब है गाइस कि हमारे यहाँ पे मूवी भी ऐसी बनती थी। क्यों? क्योंकि गाइस हमारे यहाँ दूध सबको नहीं मिलता था पीने को। आज तो इतना पैसा हो गया ना, लोगों के पास इतनी समृद्धि हो गई, इतनी प्रॉस्पेरिटी हो गई, पर पहले 1980 और 70 के दशक में 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिलता था लोगों को। एक टाइम का रोटी खा के दूसरा टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका ठिकाना नहीं था। तो इसलिए ऐसी मूवी भी बनती थी। तो भूखमरी बहुत थी। मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि भारत में भले ही खेती बहुत हो, किसान बहुत हो, लेकिन भूखमरी बहुत थी और लोग भूख के मारे मर भी जाते थे। तो ऐसे में सरकार को कहा गया कि भाई अपने यहाँ से भूखमरी मिटाओ। तभी ना आज आप देख रहे हैं कि सरकार की इतनी सारी योजना चल रही है भारत में। आज भी जो बीपीएल है, माने बिलो पॉवर्टी लाइन, आप में से अगर किन्हीं का लाल कार्ड बना है, किन्हीं का अगर बना है तो आपको मिलता होगा, नहीं बना है तो नहीं मिलता होगा। 1 रुपए में चावल, 1 रुपए में गेहूं, है ना, सरसों का तेल, कई तरह की चीजें, इवन कई बार फ्री में भी मिलता है, सरकार बांटती है ना, सरकार की तरफ से। इवन गाइज मिड डे मील आप देख रहे हो, मिड डे मील वगैरह, तो सरकार की कई सारी ऐसी योजनाएं गाइज, जैसे अटल योजना, अटल भोजन योजना कि भाई 10 रुपए में भरपेट खाना, है ना, 5 रुपए में भरपेट खाना, कई जगह स्टॉल लगता है, अभी भी लगता है। तो इससे क्या हुआ गाइस कि कहीं ना कहीं मतलब कोई भी भूखा ना सोए। मेन इंटेंशन क्या था सरकार का? कि कोई भी भूखा ना सोए, सबको खाना मिले।
दूसरा गाइस यूएन ने दिया पब्लिक प्राइमरी एजुकेशन, यानी कहा कि भाई अपने यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा को, क्योंकि हमारे यहाँ पे गाइस इलिटरेसी बहुत थी। अगर आप 1970-80 के दशक में जाएंगे ना, 1990 के दशक में, तो आप ये पाएंगे गाइस कि भारत का साक्षरता दर कितना था, मुश्किल से 30%। आप इमेजिन करिए, हार्डली 30% में, वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, इससे कम ही था, लेस देन 30% था हमारा लिटरेसी 1990 और 80 के दशक में। मतलब देश में गाइस 100 में से बस 30 लोग पढ़े लिखे थे। और पढ़े लिखे क्या, लिटरेसी का पता है ना डेफिनेशन भारत में क्या है, जिसको अपना नाम लिखना आए और हस्ताक्षर कर ले। अगर किसी को अपना नाम लिखना आए और वो हस्ताक्षर करना जानता है तो उसको हम भारत में साक्षर मानते हैं। तो वैसे लोग भारत में 30% थे, आप सोच लीजिए। तो ऐसे में गाइस ये कहा गया कि भाई अपने यहाँ पे पब्लिक प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या है कि प्राथमिक स्कूल। तो 2000 के बाद गाइस भारत में बहुत मतलब बड़े स्तर पे प्राइमरी स्कूल बना। आज आप में से कई लोग प्राइमरी टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में, कई लोग इस क्लास में भी हैं, और प्राइमरी टीचर की जरूरत भी बहुत है देश में। तो कई लोग डीएलएड वगैरह कर लेते हैं ना, डीएलएड, डाइट, एनटीटी, कई तरह के कोर्सेज आते हैं। उसको करने के बाद आप लोग क्लास 1 to 5 के टीचर बनते हो ना, पीआरटी जिसको बोलते हो ना, पीआरटी मतलब 1 to 5 को पढ़ाने वाले। बहुत बड़ी बहाली आती है, क्योंकि हर गांव में एक स्कूल है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ। जो गाइस प्राथमिक विद्यालय होता है ना, भारत का जितना गांव है ना, हर एक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। हर एक गांव में मान लीजिए एक स्कूल में कम से कम 10 से 15 शिक्षक की आवश्यकता है, तो आप जोड़ लीजिए कि प्रत्येक गांव में। तो इसलिए प्राइमरी एजुकेशन को इस सन 2000 के बाद बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया गया भारत में। तीसरा गाइस यूएन ने हमें दिया कि जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, यानी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। ये भी बड़ा विषय था उस समय, अब तो बहुत हद तक सही हुआ है मामला। उस समय पे लैंगिक समानता बड़ा विषय था। भ्रूण हत्या, पहले तो अल्ट्रासाउंड भी इलीगल नहीं था, तो गर्भावस्था में जैसे कोई भी वुमन प्रेग्नेंट होती थी तो उसी समय अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता लगा लिया जाता था कि भैया बेटा है कि बेटी। तो बेटी होने पे भ्रूण हत्या का मामला होता था ना, बेटी को लोग पैदा ही नहीं करते थे। तो ऐसे में गाइस सेक्स रेशियो बहुत खराब होने लग गया देश का, लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां कम हो गई। आज भी यही करीब करीब हालत ऐसी ही है, कुछ बहुत अच्छी हालत आज भी नहीं है इस मामले में। आज भी 1000 पुरुषों पे मुझे लगता है 850 या 900 महिलाएं होंगी भारत में, ओवरऑल पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1000 पे 900, 850 महिला। तो ये गाइस कहीं ना कहीं सेक्स रेशियो अच्छा नहीं माना जाता है। तो जेंडर इक्वालिटी, और दूसरी बात ये गाइस कि समानता, महिला पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो ऐसे में महिला शिक्षा, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, तो इन चीजों के लिए भी गाइस आप देख रहे हो सरकार ने कई योजना चलाई। आज तो आलम ये हो गया कि भारत सरकार कहने लग गई कि भाई अगर आप जमीन भी खरीदते हैं तो अपनी वाइफ के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे या अपनी बेटी के नाम पे खरीदिए। अगर महिला के नाम पे खरीदिएगा सब्सिडी देंगे, पुरुष के नाम पे खरीदिएगा सब्सिडी नहीं देंगे। इवन घर का जो सिलेंडर आता है आपका, एलपीजी वगैरह जो मंगाते हो घर का सिलेंडर, वो भी अब कहता है जी महिला के नाम पे लीजिएगा तो आपको सब्सिडी देंगे, पुरुष के नाम पे लोगे तो सब्सिडी नहीं देंगे। और करीब करीब ऐसा हर चीज में सरकार ने कर दिया, मोदी जी ने, आज की सरकार ने हर चीज में महिला को कनेक्ट कर दिया कि महिला के नाम से ही आप जो है हर चीज बनाइए। कहने का मतलब ये है गाइस कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के सरकार ने बड़े कठोर कदम उठाए हैं पिछले 15-20 वर्षों में। आप देख रहे हैं हर जगह पे वुमेन्स को प्रमोट करना, उनको रिजर्वेशन देना, या किस प्रकार से उनकी उन्नति हो सके तो उसकी चिंता करना। चौथा गाइस यूएन ने हमें दिया डिक्रीजिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है गाइस, शिशु मृत्यु दर घटाना। मैं आपको बताऊं कि भारत में जब आज से 30 इयर्स बैक आप जाएंगे ना, तो भारत में अच्छे अस्पताल गिने चुने होते थे और गांवों में तो होता भी नहीं था। अगर आप आज भी गाइस पुरानी मूवीज देखोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि कई सारी लेडीज होती थी जो प्रेग्नेंट होती थी और बच्चा डिलीवरी के लिए उनको अस्पताल ले जाते वक्त बीच रास्ते में ही बच्चा और माँ दोनों का डेथ हो गया। ऐसी कई सारी पुरानी मूवीज आप देखोगे तो उसमें पाओगे, क्योंकि गाइस पहले गांव वगैरह में अस्पताल होता ही नहीं था। अस्पताल होता था कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर, और वो भी ट्रांसपोर्टेशन पहले नहीं था, टोटो और ऑटो तो चलता नहीं था, गाड़ी होती नहीं थी, तो कहाँ से जाओगे, बीच रास्ते में ही मौत हो जाती थी। एक बात। दूसरी बात ये कि गांव में अगर डिलीवरी होता भी था तो जो डिलीवरी महिलाएं करती थी वो एक्सपर्ट तो होती नहीं थी। तो ऐसा देखा जाता था गाइस कि ज्यादातर बच्चे, मतलब मान लीजिए कि अगर बच्चे पैदा हुए तो 2 साल से कम की अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसी को कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसी को कहते हैं शिशु मृत्यु दर।
कि अगर बच्चा पैदा हुआ और 2 साल के अंदर उसका डेथ हो गया तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। और इसका कारण सबसे बड़ा क्या था कि हमारे यहाँ पे सामुदायिक अस्पताल न के बराबर था, डॉक्टर्स भी नहीं थे, हॉस्पिटल भी नहीं था। यही कारण था ना। आप पहले के टाइम पे देखते हैं कि एक एक घर में कितने बच्चे होते थे। अगर आप अपने ग्रैंडफादर के जनरेशन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके ग्रैंडफादर कम से कम 7 से 8 भाई होते थे, 4 से 5 बहनें भी होती थी। उसका कारण एक ये भी था क्योंकि गाइस पहले बच्चे पैदा होते थे और 2 साल के अंदर ज्यादातर की मृत्यु होती थी, इसलिए पहले बच्चे ज्यादा किए जाते थे ताकि अगर 10 बच्चा पैदा करेंगे तो कम से कम 4 तो बचेगा। अगर 10 बच्चा पैदा करेंगे 4 तो बचेगा, 5 तो बचेगा। ये भी एक कारण था ज्यादा बच्चा पैदा करने का पहले टाइम में, आज से 50 इयर्स बैक। अब क्या हो गया कि गाइस हॉस्पिटल हो गया, अब तो कई तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिसिन है। तो अब क्या हो गया गाइस कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, इस तरह का आ गया फॉर्मूला एक, है ना। तो ये है, समय के साथ हमने इसको ठीक किया, अस्पताल वगैरह बनवाया। अब तो ग्रामीण स्तर पे भी हर एक गाँव में छोटा मोटा अस्पताल आपको मिल जाता है। देन गाइस 5वां हमें गोल बोला मैटरनल हेल्थ, यानी प्रमोटिंग मैटरनल हेल्थ। देखिए एक शिशु पैदा होता है, देश का भविष्य होता है। अगर एक शिशु मान लीजिए कि विकलांग हो गया या किसी प्रकार से डिसेबल्ड हो गया तो पूरा जीवन भर वो लाइबिलिटी हो जाएगा, पेरेंट्स के लिए भी और देश के लिए भी। तो ऐसे में गाइस मैटरनल हेल्थ को प्रमोट करना बड़ा जरूरी है। यही कारण है गाइस। अच्छा, पहले तो गरीबी भी बहुत थी, अब मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनका भोजन की व्यवस्था, कहाँ से पैसा आएगा, दूध का या जो मान लीजिए कि भोजन है या कई सारे वाइटामिन हैं। गरीबी इतनी होती थी, कहाँ से आएगा। तो ऐसे में सरकार ने कई योजना चलाई है ना, कई योजना चलाई हैं जिसमें आपको पैसा भी अब मिलता है और इलाज भी थोड़ा सस्ता में या फ्री में। तो कई तरह के ऐसे स्कीम चल रहे हैं सरकार के। अभी अगर आप जॉब में हो तो छुट्टी भी मिलने लग गई, मैटरनल लीव, है ना। आई थिंक 3-4 महीने या 6 महीने का मिलता है, तो वो भी पेड लीव होता है। अगर आप जॉब में हो और आप प्रेगनेंसी में हो तो मुझे लगता है करीब 5 या 6 महीने का कुछ छुट्टी है, वो पेड पैसा मिलेगा आपको, सैलरी मिलेगी, पैसा नहीं कटेगा। तो ये भी सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। देन गाइस छठा हमें कहा गया कि HIV, एड्स, मलेरिया और अदर डिजीज से छुटकारा पाना। मैं आपको बताऊं कि पहले क्योंकि अस्पताल बहुत कम थे, डॉक्टर्स भी बहुत कम थे, दवाइयां भी नहीं होती थी इतनी, वैक्सीन नहीं होता था, तो गाइस छोटा मोटा बीमारी में भी ना लोग बहुत ज्यादा मरते थे। जैसे अभी कोविड हुआ तो गाइस आपने देखा कि शुरुआती दौर में कोविड का कुछ हमें पता नहीं चल पाया, भैया इसका क्या दवाई है। तो आपने देखा कितने लोग मरे कोरोना में। 2021 में कितना लोग मरा आपने देखा ही। ऐसी स्थिति हो गई थी कि हर दूसरा मिनट कोई ना कोई मरता था। सोशल मीडिया पे हर दूसरा मिनट कोई ना कोई मतलब खबर आती थी, ही डाइड, सी डाइड, है ना, कॉन्डोलेंस, श्रद्धांजलि, मतलब चल रहा था मामला 2021 में। तो वो तो चलो कोरोना था गाइस, एक वायरस था, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसी स्थिति पहले बहुत आम थी। हर एक 20-25 वर्षों में ऐसा पेंडेमिक देखने को मिलता था भारत में, गांव वगैरह में। आज मान लीजिए कि मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, हैजा, इसका हमारे पास वैक्सीन है, टैबलेट है, इलाज है। बट गाइस आज से 50 साल पहले इसका कोई इलाज नहीं था। मतलब डेंगू वगैरह पे तो लोग मतलब मर ही जाते थे। अगर डेंगू किसी को हो गया, टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया तो कोई इलाज ही नहीं था, कोई हमारे पास डायग्नोज करने का भी मैकेनिज्म नहीं था। तो मतलब डेथ केस बहुत ज्यादा था। और एक बहुत बड़ी बीमारी थी उस दौर की गाइस, HIV, एड्स। आज HIV, एड्स की चर्चा कम होती है क्योंकि हम सभी लोग बहुत अवेयर हो गए। पर भारत में एक जमाने में एक ऐसा हो गया था गाइस कि हर एक 5 में से एक बंदा, हर एक 10 में से एक व्यक्ति HIV, एड्स, इतना ज्यादा ये स्प्रेड हो रहा था। ये आया तो था विदेश से, ये भारत का नहीं था, ये आया तो था विदेश से किसी के थ्रू। पर विदेश से आकर के क्या होता था ना, ये भारत में फैलने लग गया। और HIV, एड्स का गाइस आज भी कोई इलाज नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आज भी किसी को HIV, एड्स हो जाए ना तो उसका डेथ निश्चित है विद इन 3 to 6 months, मतलब 3 से 6 महीना के अंदर उसका डेथ हो जाएगा। कोई इलाज नहीं है HIV, एड्स का इवन टुडे। तो अब तो चलो अवेयरनेस बहुत आ गई, पहले अवेयरनेस नहीं था, तो बहुत बड़े लेवल पे ये फैला। फिर सरकार ने देखा कि भाई इसका तो कोई इलाज है नहीं, तो एक काम करो, इसको लोगों को मतलब बताओ कि ये क्यों होता है। तो आपने देखा गया इसकी HIV, एड्स क्यों होता है, इसका प्रचार अमिताभ बच्चन से करवाते थे, सचिन तेंदुलकर करने लग गया, बड़े बड़े स्टार जिसके फैन फॉलोइंग ज्यादा है वो लोग आके बताते थे कि HIV, एड्स कैसे होता है, सेक्सुअल डिजीज है ना, इससे कैसे बचा जा सकता है, प्रिकॉशन कैसे लें।
तो क्या हुआ कि हम सभी लोग जानने लगे, अवेयर हो गए, तो HIV एड्स कंट्रोल कर लिया हमने, कंट्रोल कर लिया, सबको पता लग गया ना कि एक बार हो जाएगा तो डेथ ही है, फिर और कोई रास्ता है नहीं। तो सब लोग अवेयर है। HIV एड्स पे हमने समय के साथ कंट्रोल किया, अदरवाइज एक समय बहुत जानलेवा हो गया था भारत में। तो ये है। सातवां गाइस हमें कहा गया इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरण सततता। अब ये कहा जाता है गाइस, एक रिसर्च में ये पता लगता है कि जैसे आज के टाइम पे देखते हो हम लोग शो ऑफ के लिए भी क्या करते हैं, जाके 2 पेड़ लगा देंगे और फोटो खींच के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। आज के समय में एक बहुत बड़ा शो ऑफ करने का ये जरिया हो गया कि आप क्या करते हो, जाकर के पेड़ पौधा लगा दोगे हाथ लगा के और फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे लगा दोगे, अपने आप को मतलब इन्वायरमेंट लवर बताने के लिए। हम सभी लोग ऐसा करते हैं, हम सभी लोग मतलब मेजॉरिटी। पर गाइस एक रिसर्च ये कहता है कि जितनी पेड़ें लगती है ना, मान लीजिए साल में अगर 100 पेड़ लगता है ना, तो 75 पेड़ खत्म हो जाता है, 25 पेड़ ही बचता है। कैसे खत्म हो जाता है? कुछ पेड़ तो मान लीजिए जानवर खा जाता है, जैसे छोटा पेड़ है तो उसको कोई बकरी खा गया, गाय खा गया, भैंस खा गया, मतलब कोई जानवर खा गया, कैटल। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो आंधी तूफान में खत्म हो जाते हैं। कुछ पेड़ ऐसा होता है जो मान लो चलते फिरते किसी से दब गया। तो ऐसा रिपोर्ट कहता है कि अगर हम 100 पेड़ साल में लगाते हैं तो 75 पेड़ खत्म हो जाता है और 25 पेड़ ही बचता है। ऐसे में गाइस हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम जब पेड़ लगाते हैं तो उसकी रक्षा कम से कम 1 साल तक करें। आप अगर किसी पेड़ को मान लीजिए लगिए, कम से कम 1 साल उसकी रक्षा करिए, वो कम से कम इतना बड़ा हो जाए कि अब उसको फर्क ना पड़े कि कोई जानवर उसको ना खाए, या वो मजबूत हो जाए तभी ना। वरना पेड़ लगाइएगा, कल को कोई बकरी खा गया, क्या करिएगा? जो होता भी है। या मान लीजिए कल को उस पर बुलडोजर चल जाए, कल को वो कटाई हो जाए। तो ऐसे में पर्यावरण ऐसा हो जो मतलब कॉन्टिन्यूअस हो और कॉन्सिस्टेंट हो। यानी गाइस आपको पर्यावरण लगाने के साथ साथ उसकी चिंता, उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, तब जा करके आपको होगा। ये नहीं कि पेड़ एक लगाए, फोटो खिंचा लिए और फिर भूल गए कि कौन सा पेड़ हमने लगाया था, उससे कोई फायदा नहीं होगा, जो आज के टाइम में ज्यादा हो रहा है। तो ये है कि पर्यावरण ऐसा लगाओ कि जिसमें सततता हो, जो आने वाले 100 साल 200 साल तक रहे, ऐसा जंगल बसाओ। और लास्ट है गाइस कनेक्टिंग फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, यानी वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, ये भी जरूरी है। अब देखो ना कि कुछ देश बहुत गरीब होते हैं ना, कुछ देश बहुत अमीर है, कुछ मिडिल क्लास कंट्री है। तो ऐसे में गाइस जो देश मान लीजिए अमीर है, जैसे जापान आप देखो बहुत आगे है हमसे, जर्मनी हमसे आगे है, अमेरिका बहुत आगे है। कुछ ऐसे देश हैं जो भारत से बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, पैसे के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो ऐसे में गाइस आज के समय की जरूरत है कि हम आपस में क्या करें, कोऑपरेट करें, आपस में क्या करें, कोलैबोरेशन करें। जैसे आप देखते हो भारत की डिप्लोमेसी, भारत में एक मंत्रालय होता है जिसका नाम है विदेश मंत्रालय। तो हमारे जो विदेश मंत्री होते हैं ना, उनका मेन काम यही है, उनको मेन काम यही मिलता है कि आप विदेश से जाकर के दोस्ती स्थापित करिए, रशिया से जाके दोस्ती करिए, चाइना से दोस्ती करिए, अमेरिका से दोस्ती करिए। दोस्ती का मतलब क्या है कि वहां पे देखिए कि वो आपकी क्या मदद कर सकता है और हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं। तो इसलिए गाइज आप देखते हो कि आए दिनों गाइज अमेरिका से हमें कुछ मदद मिल जाता है, कभी जर्मनी से कुछ मदद मिल जाता है, कभी जापान से मिलता है, और हम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम मदद लेते भी हैं और देते भी हैं, गिव एंड टेक चलता है। इससे क्या होता है गाइज, कम समय में आप ग्रो कर जाइएगा। अगर मान लीजिए गाइज कि हम लोग सब मिल करके काम करें तो कम समय में ग्रो कर जाएंगे ना। मैं अकेले कितना दिन तक ग्रो कर पाऊंगा या कितना आगे जा पाऊंगा, लेकिन अगर सब मिल गए तो इसलिए देश के स्तर पे भी, राष्ट्र के स्तर पे भी गाइज आपस में भाईचारा, आपस में दोस्ती बहुत जरूरी है। उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। तो आपके दोस्त कौन है, आपका मतलब फ्रेंड कंट्री कौन है, ये भी आज के समय में बहुत ज्यादा क्या हो गया है, जरूरी हो गया है ना। कि आपके फ्रेंड कंट्री कौन है, आपके एलाई कंट्री कौन से हैं जो बुरी परिस्थिति में आपका मदद करेगा। अभी कोविड हुआ तो कोविड में वैक्सीन हमें रशिया ने दिया। आपको ध्यान होगा कि जो कोवैक्सीन आया था रशिया से ही आया था, फिर हमने भी समय पड़ने पे कोविशील्ड उसको दिया। ICMR को, तो उससे भी हमारा मदद हुआ ना। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. जी सर। जी सर। तो उससे भी गाइज हम लोग को जो है मदद हुआ। तो वही मैं कह रहा था, तो बहुत जरूरी हो जाता है गाइज। और ऐसा इतिहास में भी आप देखेंगे ना, तो इतिहास में भी ऐसा हुआ है। कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।
एक उंगली क्या करेगी, एक उंगली से मैं किसको हरा पाऊंगा? लेकिन जब ये पूरा मुट्ठी बनता है तो ताकत बनता है ना। जब ये पूरी मुट्ठी बनती है तो आपका ताकत होता है। एक एक उंगली से क्या होगा, कोई भी तोड़ देगा। पर ये जब मुट्ठी बनती है, तो जब हमारे देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी 1970 में, 1970 में इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, जिसको आप आयरन लेडी भी कहते हो, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जिनका मर्डर हो गया था ना। तो उस समय पे गाइस एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, भारत और पाकिस्तान में काफी टेंशन चलता रहता था हमेशा, अभी भी रहता है कभी। उस समय और भी ज्यादा था, क्योंकि उस समय ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, उसमें बांग्लादेश नहीं था। 1970 में क्या था, वेस्ट पाकिस्तान जिसको भी आप देख रहे हो, और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश था। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बड़ा परेशान रहता था। क्यों परेशान रहता था? क्योंकि उसका कहना था कि भैया वेस्ट पाकिस्तान हम लोग को डोमिनेट करता है, मारता पीटता है, डोमिनेट करता है, मतलब हमारे पे अपना शासन चलाता है, हमें कुछ नहीं करने देता। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है, बड़ा परेशान रहता था। तो आए दिन वो इंदिरा गांधी, क्योंकि प्रधानमंत्री थी, मजबूत नेता थी, तो उसके पास आता था मदद मांगने, या भैया हमें मदद करिए। तो कई तरह की बातें होती थी। तो हुआ क्या कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इंदिरा जी के पास लगा कि भाई ये अच्छा मौका है कि इसको अलग देश बना देते हैं, बांग्लादेश कर देते हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान को अपनी मदद दे दी, अपना मिलिट्री भेज दिया वहां पे बांग्लादेश के पक्ष में लड़ाई के लिए। तो वेस्ट पाकिस्तान को बड़ा लगा कि भैया भारत उसके साथ आ गया, तो जो पाकिस्तान है वो कहाँ चला गया, अमेरिका। तो पहले अमेरिका और पाकिस्तान का दोस्ती बहुत अच्छा था, अभी भी होगा, लेकिन पहले और भी अच्छा था। पाकिस्तान और अमेरिका की जो दोस्ती थी पहले बड़ी अच्छी थी, बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उस टाइम पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश आई थिंक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, या उससे भी पहले की बात है। तो पाकिस्तान का जो उस टाइम राष्ट्रपति थे चले गए अमेरिका, और बताया कि भाई भारत जो है वो ज्यादा होशियार बन रहा है, वो हमारे आपस की लड़ाई में, है ना। हाँ, मैं बहुत पहले, मैं इंदिरा जी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वो अमेरिका चले गए, और जाकर के वहां शिकायत किया वहां के राष्ट्रपति से, भारत की शिकायत की, क्योंकि अमेरिका जो है पाकिस्तान का दोस्त था। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, हम आपकी मदद करेंगे, और उसने भारत को धमकाया। अब अमेरिका तो अमेरिका ही है, सुपर पावर है, उस टाइम भी था, आज भी है। धमकाया भारत को कि ज्यादा होशियार मत बनो, बनने पे जो है हम पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे, अपनी आर्मी भेज रहे हैं आपके पास। और उसने कहा कि आर्मी भेज रहे हैं, और भेज भी दिया, दोनों बात है। भारत तो उस समय खुद बड़ा गरीब देश था। 1970 में हमारी क्या हैसियत थी? आज भी हम अमेरिका से नहीं लड़ सकते, उस समय तो और भी नहीं लड़ सकते थे। 1970 में भारत की क्या हैसियत थी अमेरिका के सामने? कुछ भी नहीं। तो स्थिति बड़ी बदतर हो गई। ऐसा हो गया कि भारत को ही लेना का देना पड़ जाता, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया था, और उसने धमकी भी दे दी भारत को। हमारे यहाँ पे फैक्स भी आ गया, स्थिति बड़ी बदतर होने लग गई। तो रशिया एक देश है, आप जानते हैं, रशिया भारत का बहुत पुराना दोस्त है। तो इंदिरा जी ने देखा कि स्थिति तो खराब है, अब तो हमारे लेना का देना पड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है डायरेक्ट आ गया था वॉर में। तो इंदिरा जी ने स्पेशल हवाई जहाज से चली गई रशिया। उस समय प्रधानमंत्री के पास तो इतना होता ही था, स्पेशल विमान से रातों रात चली गई रशिया, और रशिया में जाकर के उन्होंने मदद मांगा। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और अब ऐसी स्थिति है कि हमने तो मतलब बांग्लादेश की मदद की सोची, और अब हमें लेना का देना पड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व है, हमें धमकी दे रहा है। तो रशिया ने गाइस उस टाइम भारत की लाज बचा ली। लाज ऐसे बचाई कि उसने अमेरिका को डायरेक्ट फैक्स किया, अमेरिका को धमकाया, क्योंकि उस जमाने में दो ही सुपर पावर थे। उस जमाने में दो ही सुपर, जैसे आज के टाइम पे अमेरिका और चाइना दो सुपर पावर हैं पूरे विश्व में। उस टाइम पे गाइस दो सुपर पावर था, अमेरिका और रशिया। बहुत ताकतवर देश हुआ करता था, अब तो थोड़ा कमजोर हो गया, उस समय बहुत ताकतवर हुआ करता रशिया। तो रशिया ने अमेरिका को धमकाया, अमेरिका को कहा कि अगर तुम इंडिया के खिलाफ लड़ोगे तो हम इंडिया की तरफ आ रहे हैं। फिर वॉर अगर हुआ तो अमेरिका और रशिया के बीच डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका थोड़ा बिजनेस माइंडेड कंट्री है। अमेरिका तभी लड़ेगा जब देखेगा कि मेरा बहुत नुकसान नहीं है। जब रशिया को उसने देखा कि रशिया डायरेक्ट वॉर में आ रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया, अपना पैर खींच लिया पीछे। अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकाया, कहा कि भैया हम आपका मदद करेंगे, पता लगेगा मेरा ही नुकसान हो जाएगा। तो अमेरिका ने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया इस वॉर से। अमेरिका ने क्या किया, अपने आप को इस वॉर से अलग कर लिया, ये देख करके कि रशिया अब इसमें डायरेक्ट आ रहा है। और रशिया का आने का मतलब था कि भारत भले जीतता या हारता, लेकिन कहते हैं ना, मान लीजिए आप मेरा मार करके दो दांत तोड़ दिए, मेरा मान लीजिए कि आगे का दो दांत आप मार के तोड़ दिए, तो हम आपका दो दांत नहीं तोड़ेंगे, लेकिन एक दांत तो तोड़ेंगे। आप मेरा अगर दो दांत तोड़ दीजिएगा मार करके, तो हम आपका एक दांत तो तोड़ेंगे ना। वही हाल हो जाता है अमेरिका का। तो अमेरिका ये जान गया कि, अमेरिका को ये पता लग गया
कि अगर अगर मैं वॉर में गया तो मेरा भले 2 दांत ना टूटे, लेकिन एक दांत जरूर ये मेरा तोड़ देगा, क्योंकि रशिया डायरेक्ट है। तो वो होशियार और थोड़ा बिजनेस माइंडेड कंट्री है। उसने देखा कि अभी वर्ल्ड वॉर हुआ है 1945 में, वर्ल्ड वॉर हुआ है, फिर अभी बड़ा वॉर होगा, नुकसान होगा, छोड़ो। तो पाकिस्तान को उसने कहा भैया जो करना है करो, हमें मत आओ बोलने। स्थिति ऐसी हुई कि बांग्लादेश अलग हुआ। आपको पता है 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, है ना। तो ये कहानी थी। मैंने आपको इसलिए ये कहानी सुनाई कि ग्लोबल कोऑपरेशन। अब अगर रशिया से हमारा दोस्ती अच्छा नहीं होता, अगर हमारा रशिया से दोस्ती अच्छा नहीं होता, तो क्या रशिया हमारी मदद करता, या हम बच पाते? नहीं बच पाते ना। आज भी आप देखते हो गाइस कि चाइना से हमारा होता रहता है। चाइना एक बहुत पावरफुल कंट्री है। आप देखते रहते हो कि चाइना से आए दिन धमकी मिलते रहता है भारत को। लेकिन भारत के भी कई सारे मजबूत दोस्त हैं, जिस वजह से चाइना को भी लगता है कि यार अगर हमने लड़ाई करी तो अमेरिका, आज के टाइम में अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त हो चुका है, पहले नहीं था। अब अमेरिका भारत से अच्छा दोस्ती निभाता है, मतलब पहले के मुकाबले अब ठीक दोस्ती है। तो ग्लोबल कोऑपरेशन, और ये सिर्फ वॉर में ही नहीं, डेवलपमेंट के भी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे कि आप देखिए हमारा जो दिल्ली मेट्रो बना, तो जापान की कंपनी ने यहाँ आके बहुत सहयोग किया। या मान लीजिएगा इस भारत में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है, भारत में ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो जापान ने, जर्मनी ने, रशिया ने बनाया है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है भारत में। जैसे भेल का नाम आपने सुना है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेल का नाम आपने सुना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जिसमें रशिया ने मदद किया है, आपका जापान ने मदद किया, अमेरिका ने। तो ग्लोबल कोऑपरेशन से ये सब मदद मिलता है। हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं भारत नहीं करता। आईआईटी कानपुर, ट्रिपल आईटी कानपुर यूएसए की मदद से, तो ये होता रहता है। अभी आपने अफगानिस्तान में देखा 2 साल पहले जब तालिबान की सरकार आई, तो अफगानिस्तान में हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में बहुत पैसा लगाया है अपना, वहाँ के मतलब ब्रिज बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में, वहाँ पे कई सारे कंस्ट्रक्शन में भारत का बहुत पैसा लगा है। उसका रीजन भी है, उसका रीजन ये है कि हमें तेल वगैरह मिलता है ना। तो अफगानिस्तान के साथ हमारी दोस्ती अच्छी रही है, अच्छी दोस्ती रही है डिप्लोमेटिकली। बट तालिबान की सरकार आने के बाद ऐसा हुआ कि रिलेशन खराब ना हो जाए, बट समय के साथ चीजें ठीक हो गई। तो भारत भी कई जगह पैसा लगाता है, भारत भी जो है कई जगह पे इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है डिप्लोमेटिकली, कि फायदा देख के भाई हमको भी फायदा है वर्तमान में और भविष्य में भी। तो ग्लोबल कोऑपरेशन इसलिए जरूरी, डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से भी, और फायदे के पर्सपेक्टिव से, वॉर के पर्सपेक्टिव से, हर एक दृष्टि से कोऑपरेशन जो है वो आपका सहयोग करता है। तो ये 8 गोल यूएन ने हमें दिया। ये जो 8 गोल है ये यूएन ने, मतलब संयुक्त राष्ट्र ने हमें दिया, जिसको हमने फॉलो किया 2000 से लेकर 2015 तक। 2000 से लेकर के 2015 तक हमने इसको क्या किया, फॉलो किया। और 2015 के पश्चात हमने नए लक्ष्यों को फॉलो करना स्टार्ट किया, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसको कल पढ़ाऊंगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास लक्ष्य 2016 से, तो उसको हमने फॉलो किया है। तो उसको कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप में से किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल। तो कोऑपरेशन करना बहुत जरूरी है गाइस, आपस में भी कोऑपरेशन करते रहिए, है ना। अपना दरवाजा हमेशा बंद आप रखेंगे। जैसे उस दिन प्रेम शंकर पांडे सर भी बोल रहे थे कि आज के समय में क्या हो गया गाइस, कि हम सभी लोग, हम ये तो चाहते हैं कि सामने वाला मेरी मदद कर दे, हम ये तो चाहते हैं कि सामने वाला मेरी मदद कर दे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी की मदद करें। ये समय हो गया ना। आप चाहते हो कि राहुल सर आपकी मदद कर दें, सर आपको पढ़ा दें, सर आपका थीसिस लिख दें, सर आपका रिसर्च पेपर लिख दें, सर आपका बुक पब्लिश करा दें, है ना, सर आपका जो है कहीं पैरवी पैगाम हो तो वो कर दें। लेकिन सर को जब जरूरत, सर मतलब हमको कुछ ना बोले, ऐसा ना हो कि सर को मेरी जरूरत पड़ जाए। तो दरवाजा अगर आप अपना बंद रखेंगे तो कैसे डेवलप होगा, डेवलप नहीं कर पाएंगे ना। तो आपस में गाइस कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, कोलैबोरेशन, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो आपस में सहयोग करते रहिए, बहुत आइसोलेट रहने की जरूरत नहीं है गाइस। हम सभी लोग बड़े साधारण लोग हैं, साधारण से असाधारण बनने की कोशिश में है, साधारण से असाधारण बन पाए कुछ हद तक, ऐसा कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ अच्छा हो पाए, कुछ ऐसा कर पाए जो हमारा भी नाम हो,
और हर तरह से स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। तो साधारण से असाधारण बनने का सफर है। उस सफर में हम सभी लोग एक दूसरे की मदद करें जहां तक हो सकता है। तो कोऑपरेशन जरूर किया करिए आपस में, कंस्ट्रक्टिव वे में। उससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपको मदद भी होगा। तो कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। आपस में एक दूसरे को मदद करिए, एक दूसरे को जानिए। ये सोच के नहीं कि बस मेरा कैसे करके फायदा हो जाए, सिर्फ अपने चक्कर में मत रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस पॉलिसी को फॉलो करना होगा, है ना, तब जा करके कल्याण होगा। ऐसे क्या होगा फिर? क्योंकि आप होशियार हैं, दूसरा भी तो होशियार है। सब होशियार है ना आज के टाइम पे, सब होशियार है, सबके ये को समझता है। तो ऐसे में हमें एक दूसरे के लिए बहुत ओपन रहने की आवश्यकता है, जहां तक हो सकता है, जहां तक हमारी कैपेबिलिटी है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मेरा क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से था। था का मतलब होता है मैम कि जो बीत गया, तो था या है? सर क्वेश्चन है सर। अच्छा है तो फिर पूछ सकते हैं। मुझे लगा था मतलब 2 दिन पहले था। पूछिए क्या। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला टॉपिक था ना सर, उससे एक मतलब एक क्वेश्चन है सर, वो सांस्कृतिक विभिन्नताएं वाला, कल्चरल डिफरेंसेस। अच्छा, क्या क्वेश्चन है मैम? एक्चुअली मैं टॉपिक लिख रही थी ना, तो इस वजह से मुझे पूछना था सर, वो कल्चरल डिफरेंसेस वाला। हाँ, सांस्कृतिक भिन्नता। जी जी सर जी। तो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछना है, मैं समझ नहीं पा रहा मैम। ये तो इस टर्म का मतलब जानना है या कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर? नहीं सर, वो टर्म का ही जानना है सर। तो सांस्कृतिक भिन्नता तो बहुत सिंपल है ना मैम। आप मान लीजिए हरियाणा से हैं, मैं झारखंड से हूँ, सरोनीता मंडल मैम पश्चिम बंगाल से हैं, रोशन मैम आसनसोल से हैं, रिंकी मैम दिल्ली से हैं। तो सांस्कृतिक भिन्नता तो यही हो गई। सांस्कृतिक भिन्नता का मतलब क्या है कि वी ऑल आर कल्चरली डिफरेंट, वी ऑल आर डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ कल्चर। हम सभी की संस्कृति अलग है, एथनिसिटी, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, बातचीत, भाषा, बोली, सब कुछ अलग है। बावजूद इसके एक क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जब हम लोग हमारा टीचिंग लर्निंग चलता है ना, तो ऐसे में हम लोगों को खास करके टीचर को सांस्कृतिक भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल दूं जो आपको बुरा लग जाए। मैं मान लीजिए कि मैंने कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया जो आपके कल्चर में उसको अच्छा नहीं माना जाता, आपके कल्चर में उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो हो सकता है कि आप मेरा बुरा मान जाए, आप मुझे नेगेटिव लेने लग जाओ कि सर सही इंसान नहीं है, पता नहीं क्लास में कैसी बातें करते हैं, सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोगों को लग सकता है कि यार सर ने तो बड़ा कैजुअल बात बोला। तो गाइस, कल्चर में बड़ी भिन्नता होती है। अभी आप देखिए कि अभी सलमान खान को धमकी मिल रहा था, राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी जो होता है वो हिरन जो है, काला हिरन को मानता है, मतलब पूजा पाठ जो भी है संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो सलमान खान को 2-3 बार धमकी हुई, फायरिंग भी कर दिया एक बार जाकर के घर में, धमकी दिया मारने का। बहुत तरह की बात है, आप लोग सब जानते हैं। तो यही होता है कल्चरल डिफरेंसेस। अब किसी के लिए काला हिरन एक जानवर है, किसी के लिए एक जानवर है, ठीक है भाई, काला हिरन। संविधान हालांकि उसको गलत मानता है, लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो उसको ऐसा मानता है कि भाई उसको अगर डैमेज करोगे तो हम तुमको मार ही देंगे। ऐसा जैसा जो अभी बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान के हैं, तो उनका थोड़ा अलग ही है इमोशन। उन्होंने धमकी दी मारने की, बहुत तरह की चीजें हुई, है ना। फिर सलमान खान को बहुत सारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, अभी जेट सिक्योरिटी मिला हुआ है, आगे पीछे 40-50 बंदूकधारी चलते हैं उनका जान बचाने के लिए। तो ये होता है कल्चरल डिफरेंसेस। तो सभी का कल्चर अलग है। मेरे कल्चर में जो अच्छा है आपके कल्चर में बुरा हो सकता है। मैं जिसको बहुत कैजुअल ले रहा हूँ आप उसको बहुत सीरियस ले सकते हैं। तो ये होता है। ऐसे में टीचर के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि टीचर इस चीज को ध्यान में रखे कि उसके क्लास में किस तरह का ऑडियंस है। मुझे आज भी याद है कि क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर से हूँ और इंग्लिश में ओपननेस बहुत ज़्यादा है, संस्कृत और हिंदी के मुकाबले गुना 50 या गुना 100 कर लो, ओपननेस, न्यूडिटी बहुत ज़्यादा है। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको, क्योंकि इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश लिटरेचर का मतलब ये है ओपननेस। आप यूरोपियन लिटरेचर पढ़ते हैं तो यूरोप और भारत में बहुत अंतर है। आप भारत को यूरोप की दृष्टि से नहीं देख सकते,
यूरोप में जो कल्चर है बहुत ओपन है, वहाँ मैरिजेस भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, 1 साल के लिए मैरिज होता है, 2 साल के लिए मैरिज होता है, वहाँ पे कपड़ा पहनावा ओढ़ावा खान पान सब अलग है। तो वहाँ के साहित्य को जब आप पढ़ेंगे ना तो उसको भारत से आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जो चीजें अदरवाइज है वहाँ पे वो बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ पे जिस चीज के लिए हम आपको मार सकते हैं और आप मेरा जान ले सकते हैं, वहाँ पे वो बहुत कॉमन है, वहाँ पे वो पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे में मेरे मेरे गुरुजी जो इंग्लिश जिनसे मैं पढ़ता था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, तो उन्होंने ऐसे ही लिटरेचर पढ़ाते पढ़ाते एक एग्जांपल दे दिया मल्टीपल मैरिजेस का, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन, मल्टीपल मैरिजेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिवोर्स एंड ऑल, है ना। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स किसी नॉवेल को पढ़ाते पढ़ाते दे दिया। तो क्लास में एक स्टूडेंट थी जो थोड़ी आप कह लीजिए कि थोड़ी कल्चरल कह लो या थोड़ी ग्रामीण परिवेश या जो भी कह लीजिए, वो इस एग्जाम्पल को अच्छे से ले नहीं पाई। अब वो इतना इमोशनली डिस्टर्ब हो गई इस एग्जाम्पल से कि वो अगले दिन अपने पेरेंट्स को लेकर के आ गई सर के पास, सर को धमकाने के लिए। उनके पेरेंट्स ने आके सर को धमकी दिया कि आप ये क्लास चला रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आप क्लास में यही सब पढ़ाते हैं कि मल्टीपल मैरिजेस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दिस काइंड ऑफ थिंग्स, हम आपके ऊपर केस कर देंगे। ऐसी बातें हो गई, सर को धमकी मिला केस कर देंगे आपके ऊपर। फिर सर ने थोड़ा सा अपने, क्योंकि इंग्लिश है, सिलेबस है, नॉवेल है, वही कंटेंट है, पढ़ाना तो है ही वो, लेकिन फिर भी अब पेरेंट्स को क्या समझा पाइएगा आप, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ा है तो उसको क्या समझा पाइएगा आप अपोलोजाइज ही कर सकते हैं कि ठीक है मैं। तो यही होता है मैम कल्चरल डिफरेंसेस। तो टीचिंग लर्निंग में यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो स्टूडेंट्स है, जो आपका ऑडियंस है, वो किस किस कल्चर का है। तो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो कोट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट माइट कॉज एक्सीडेंट। आप वहां पे किसी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, बट इट माइट कॉज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं है, वैसा भी हो सकता है, वैसी प्रतिक्रिया आ सकती है आपके लिए। तो दैट इज कल्चरल डिफरेंसेस इन टीचिंग। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। और कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज फिर भाई गाइस क्लास के लिंक को प्लीज शेयर कर दिया करिए। आप लोगों से रोज हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा अभी मैं नया बैच फिर स्टार्ट भी करूंगा, कल पोस्टर शेयर करूंगा मैं, तो एक बार थोड़ा शेयर करिएगा उसको। जो और भी यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको जरूर रेफरेंस आप दीजिएगा ना, उनको जोड़िएगा आप क्लास में। सर सर जो मास्टर्स इन इंग्लिश करते हैं तो सर उसमें ब्रिटिश ज़्यादा टफ होता है या अमेरिकन ज़्यादा इजी होती है सर? टफ इजी नहीं है मैम, पढ़ने के ऊपर है। ब्रिटिश लिटरेचर बहुत ब्रॉड है, अमेरिकन इतना ब्रॉड नहीं है, क्योंकि अमेरिकन राइटिंग जो है वो आपका 1700 ऑनवर्ड्स हम पढ़ते हैं, क्योंकि अमेरिका जो कॉलोनी बना वो 1776 में ही गॉट, अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस, है ना, 1776 में। तो अमेरिका का जब आप लिटरेचर पढ़ोगे तो 1700 के बाद ही इंग्लिश का एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश हिस्ट्री क्या है, बहुत ब्रॉड है, वहाँ पे आपको जो है करीब मैं समझता हूँ कि 1200 और उससे पहले 1150 से आपको लेकर के और 2025 यानी करीब 1000 साल का आप लिटरेचर पढ़ते हो ब्रिटिश में, 1000 साल का। जबकि अगर आप अमेरिकन लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो हार्डली आपको 300 350 साल का। तो कंटेंट अमेरिकन में कम है, लेकिन ब्रिटिश क्या है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अमेरिकन में क्या, अमेरिकन भी इंटरेस्टिंग है बट अमेरिकन में कुछ प्रोनाउंसिएशन, वहाँ के नेम्स थोड़े टफ हैं। बट अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वही है, कंटेंट अमेरिकन में कम है, ब्रिटिश में ज़्यादा है। बट ये है कि ब्रिटिश थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ब्रिटिश लिटरेचर। और अमेरिकन को आप कह सकते हो ईजी, तो मैं नहीं कहूँगा कि अमेरिकन ईजी है, बट कंटेंट कम है तो कम समय में आप उसको कवर कर सकते हो, क्योंकि वो 1700 से लेकर और बस 2025 तो 300 साल का पढ़ना है बस आपको लिटरेचर, तो कंटेंट कम है उसमें। ब्रिटिश हिस्ट्री में बहुत बहुत है कंटेंट, क्योंकि इंग्लिश का जो ओरिजिनेशन है वो तो ब्रिटेन ही है ना, अमेरिका ओरिजिनेशन नहीं है। ब्रिटेन ओरिजिनेट, मतलब जो इंग्लिश ओरिजिनेट हुआ है ब्रिटेन में हुआ है, तो ब्रिटेन में हमें इंग्लिश बहुत मिलती है, लिटरेचर वहाँ पे बहुत लिखा गया। अमेरिका तो मान लीजिए कि कॉलोनी था ना, तो कॉलोन जैसे इंडिया कॉलोनी था वैसे ही अमेरिका भी तो कॉलोनी था,
तो वहाँ पे भी कॉलोनाइजेशन का इम्पैक्ट है। हालांकि वो उसको इंडिपेंडेंस पहले मिल गया, 1776 में अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस, हम लोग 1947 में हुए, बट अमेरिका का नाम पहले था वर्जीनिया। अमेरिका का पहले नाम क्या था? वर्जीनिया। यानी आप 1600 और उससे पहले जाएंगे 15th सेंचुरी में, तो अमेरिका यूज्ड टू बी कॉल्ड वर्जीनिया। उसका रीजन ये था गाइस, जब वास्को डी गामा ब्रिटेन में, जो वास्को डी गामा ने मतलब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो पहली बार जब वो अमेरिका गए ढूंढते ढूंढते, क्योंकि पहले ब्रिटेन में क्या था ना कि ब्रिटेन में जब क्वीन एलिजाबेथ वहां की जब क्वीन हुआ करती थी, क्वीन एलिजाबेथ है ना, 15 मतलब ये बात मैं आपको 1540s की बता रहा हूँ, 1540s की। तो एलिजाबेथ जो क्वीन थी वो बड़ी मतलब माइंडेड थी, बहुत प्रोग्रेसिव और विजनरी क्वीन थी। तो जब वो क्वीन बनी तो उसने देखा कि यार जेल में बेकार का इतना सारा प्रिजनर पड़ा हुआ है, फ्री का रोटी खा रहा है, सो रहा है, क्राइम कर रहा है, एक दूसरे से मारपीट कर रहा है। तो उसने एक नया फरमान जारी किया था। उसने कहा कि भाई जो लोग प्रिजन में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, बट एक ऑप्शन है, जो लोग फ्री होना चाहते हैं, कौन चाहेगा जेल में रहना, जो फ्री होना चाहते हैं मैं उसको वोट दूंगी, खाना पीना दूंगी, और उसको क्या करना है गाइस, पूरे विश्व में एक्सप्लोर करना है और नए आइलैंड ढूंढने हैं। तो अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल जो चाहता है कि वो फ्री हो जाए, और तो वो एक बोट ले, खाना ले और निकल पड़े, एक्सप्लोर करो, नए आइलैंड को ढूंढो, और अगर कोई नया आइलैंड मिल गया ना तो यू बिकम दी जनरल ऑफ दैट आइलैंड और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसी पद्धति को एलिजाबेथ के बाद से निभाया गया। यही कारण है कि ब्रिटेन ने इतने सारे कॉलोनी बना लिए। तो उस जमाने में क्या होता था, जितना भी ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा और ये जितने भी आप देख रहे हो कि ये जितने भी आप कह लो जो एक्सप्लोरर्स थे जिन्होंने भारत की खोज किया, अमेरिका का खोज किया, या स्कॉटलैंड, आयरलैंड या अफ्रीका का खोज किया, ये लोग क्या थे? ये लोग एक तरह से प्रिजनर या क्रिमिनल माइंडेड थे। ये लोग एक्सप्लोर करते 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 अमेरिका चले गए। तो अमेरिका गए तो वहां देखा कि बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत शांत, बहुत मतलब मिलनसार, बिल्कुल हो हंगामा ना करना, और पर्यावरण प्रेमी लोग रहते हैं। तो वहां का नाम पता किया, उस टाइम वर्जीनिया हुआ करता था। वो बड़ा वर्जिन था, वो जो कंट्री था, दैट कंट्री वाज वर्जिन। वर्जिन मीन्स कि कोई पॉल्यूशन नहीं, लोग भी बड़े सीधे साधे, उलझते नहीं थे, बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी नहीं थी, कनिंगनेस नहीं थी। तो उसका नाम वर्जीनिया था उस टाइम पे। बाद में जाके जब ब्रिटेन वहां पहुंचा तो उसका नाम बदल करके रख दिया अमेरिका, है ना। फिर अमेरिका में भी काफी कॉलोनाइजेशन का इम्पैक्ट है। फिर इंग्लिश का, जैसे भारत में इंग्लिश का प्रोपेगेशन हुआ, वैसे वहां भी इंग्लिश प्रोपेगेट हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ, ब्रिटिश का एक ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ, इम्पैक्ट है उसका। फिर आगे चल के वहाँ का लिटरेचर डेवलप हुआ, जैसे इंडिया में डेवलप हुआ वैसे वहाँ भी डेवलप हुआ, है ना। तो इसलिए अमेरिकन लिटरेचर भी पार्ट है इंग्लिश का, बट उसका जो कंटेंट है वो कम है। ब्रिटिश हिस्ट्री तो ओरिजिन है ना, तो उसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत सारा मतलब कंटेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 साल का लिटरेचर पढ़ना है, 1000 ईयर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने सारे राइटर्स, नॉवेलिस्ट, पोइट्स, है ना, ड्रामेटिस्ट होंगे उसमें। तो ये है उसमें। और ब्रिटेन तो हर जगह गया है ना, रशिया गया, अफ्रीका, है ना। अफ्रीका में आज भी मान लीजिए कि इंग्लिश का बहुत इम्पैक्ट है। इंडिया में तो चलो फिर भी इंग्लिश का इम्पैक्ट अब बहुत कम हुआ है, हमारे यहाँ पे भी है, बट हमारे यहाँ फिर भी थोड़ा कम, अब बहुत कम हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग फिर से संस्कृताइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इंडियन एथिक्स, इंडियन कल्चर, इंडियन फिलोसफी की तरफ, बैक टू वेदास जा रहे हैं। बट अफ्रीका में तो आज भी मतलब कॉलोनाइजेशन का बहुत इम्पैक्ट है। वो लोग अपने आप को यूरोपियन ही मानते हैं, उनका रहन सहन, खान पान पूरा यूरोपियन हो चुका है, मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड का। वो लोग बहुत तेजी से बदल गए, भारत नहीं बदल पाए इतनी तेजी से। तो इसलिए अफ्रीका का भी लिटरेचर है अपना इंग्लिश में, अफ्रीकन लिटरेचर। बट ये जितने भी लिटरेचर हैं ये बड़े नए हैं, ये बहुत पुराना लिटरेचर नहीं है, नए लिटरेचर है, मतलब 200-300 साल का लिटरेचर है इनको। ब्रिटेन का लिटरेचर बहुत पुराना है इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से। चलिए आज के क्लास में गाइस इतना ही, हम मिलेंगे फिर कल 9:30 बजे, तो और कुछ मतलब बात करेंगे। आज इतना ही, बाकी आप लोग रिवीजन करिए, और कोई डाउट हो तो फिर पूछते रहिएगा, है ना। सो बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.